हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी पॉपकॉर्न्स। और आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ आइडल आई का एपिसोड 2। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है सिन्हा के पास्ट सीन से, जहाँ हम देखते हैं कि सिन्हा अपने घर पर होती है और टीवी पर रे का कॉन्सर्ट देख रही होती है और उसका नाम चिल्लाते हुए उसे चेयरअप कर रही होती है। अब सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। अब सिन्हा पुलिस स्टेशन में है और रे उसके सामने बैठा हुआ है और वो उससे इंटेरोगेशन कर रही है। पर रे बार बार एक ही बात बोलता है, ये सच नहीं हो सकता, यूसंग मन नहीं सकता। लेकिन सिन्हा उसे क्लियरली बताती है कि पुलिस ने उसकी डेथ कंफर्म कर दी है। अब वो रे की स्टेटमेंट लेना चाहती है ताकि उसे पता चल सके कि उस रात एक्चुअल में हुआ क्या था और उससे पहले वहाँ कौन कौन आया था और क्या उसे किसी पर शक है। तभी रे को वो दो फैन गर्ल्स याद आ जाती हैं। रे बताता है कि कुछ फैन गर्ल्स उसके घर के अंदर आ गई थीं और उन्हें घर का पासवर्ड भी पता था। वो गुस्से में आ जाता है और खड़े होकर उन फैन गर्ल्स के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने लगता है। सिन्हा पहली बार रे की इतनी अब्यूसिव साइड देखती है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर चली जाती है। बाहर उसकी मुलाकात प्रोसिक्यूटर हांग से होती है। वो सिन्हा से कहता है कि ये केस गोल्डी एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है और इस केस को वही हैंडल करेंगे। सिन्हा को ये केस छोड़ना पड़ेगा। सिन्हा हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन हांग उसे रोककर पूछता है, तुम इतनी आसानी से पीछे कैसे हट गई? क्या रे ने कन्फेस कर लिया है कि उसने ही यूसंग को मारा है? सिन्हा बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। अब हमें पास्ट में सिन्हा की स्कूल लाइफ को दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़का उसे बुली कर रहा है और उस पर पानी डाल देता है। बाकी बच्चे बात कर रहे हैं कि सिन्हा के फादर ने किसी को मारा था। सिन्हा बिल्कुल टूट चुकी है। वो सोचती है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है और वो पानी के पास जाकर अपनी जिंदगी को खत्म करने वाली होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, हाथ में गिटार होता है और वो गाना गाने लगता है। सिन्हा पहले उसे देखती है, फिर गाना सुनती है। गाने की लाइन सुनकर उसे अपने फादर की याद आती है, जो गिटार बजाया करते थे। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रे होता है। रे सिन्हा को कैप पहनाता है और फिर उसे अपना एक रिकॉर्डेड सॉन्ग देता है और वो कहता है, जब मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त चल रहा था तब मैंने ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। इसे सुनो, शायद तुम्हें थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा कंफर्ट फील हो। सिन्हा ने उस दिन के बाद जीने का डिसीजन लिया और वो लॉ की पढ़ाई पढ़ना स्टार्ट कर देती है। एक दिन सिन्हा को पता चलता है कि गोल्ड बॉय नाम का एक ग्रुप पहली बार परफॉर्म करने वाला है और उस ग्रुप का एक मेंबर रे भी है। क्योंकि ये रे की पहली परफॉर्मेंस होती है, इसलिए रे और बैंड के सारे मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं। सिन्हा रे को देखकर चेयर करती है और कहती है, तुम कर सकती हो। ये सुनकर रे और उसके बैंड मेंबर्स कॉन्फिडेंट के साथ परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। प्रेजेंट में सिन्हा खुद से कहती है, जिस रे से मैं मिली थी वो तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो खुद से सवाल करने लगती है और कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो रे को इमेजिन करती है जो उसके साथ बैठा होता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं कैसा इंसान हूँ और क्या मैंने वो खून किया होगा और क्या मैं उसका खून कर सकता हूँ। पर सिन्हा बोलती है, मुझे सिर्फ मेरा रे चाहिए जो रियल है। अगले सीन में हम रे को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। रे से दोबारा पूछताछ होती है, जहाँ वो अपने लॉयर के साथ बैठा होता है। पुलिस उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही होती है और सीधा सवाल पूछती है, तुमने उसे क्यों मारा? रे तुरंत मना कर देता है और कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। पुलिस कहती है कि उस रात तुम दोनों शराब पी रहे थे और दोनों नशे में थे। हो सकता है कि गलती से तुमने उसे चाकू मार दिया हो। उसका लॉयर हांग भी प्रोसिक्यूटर की साइड लेने लगता है। पुलिस बताती है कि जल्द ही तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट भी आ जाएगा। अगले सीन में सिन्हा जल्द ही हांग के ऑफिस पहुंचती है और गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकते हो? अब तो रे को पुलिस जल्द ही अरेस्ट कर लेगी। हंग कामली जवाब देता है, क्योंकि जो सामने प्रोसिक्यूटर है उसका नाम बियुन गायुन है। शायद तुम्हें नहीं पता, वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। इस वजह से उसने ये केस लिया है ताकि इस केस के थ्रू अपना नाम बना सके। अगर मैं इस केस में आगे बढ़ा तो वो मेरा करियर खराब कर देंगे। फिर सिन्हा वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर वो देखती है कि कुछ लोग रे के पोस्टर लगा रहे हैं और चिल्लाते हैं, रे इनोसेंट है, असली क्रिमिनल को ढूंढो। इसके बाद हम गोल्ड बॉय के मेंबर्स को देखते हैं। तभी एक मेंबर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रे ऐसा कर सकता है। वो यूसंग को कैसे मार सकता है? बाकी मेंबर थोड़ी प्रैक्टिकल वे में कहते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें पहले देखना होगा कि उस रात एक्चुअल में हुआ क्या था। वैसे भी हमें नहीं लगता कि रे ऐसा कर सकता है। इस बीच बुसंग को एक कॉल आता है और वो कॉल को इग्नोर कर देता है,
लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है वो कॉल रिपोर्टर बे की थी। बुसंग गुस्से में कहता है, हमारे बीच डील हुई थी ना कि तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, फिर तुमने कॉल क्यों किया? रिपोर्टर बे जवाब देता है, पिछली बार मैं रे के ऑटोग्राफ सेशन में आया था। मैंने वहाँ कुछ नोटिस किया जो शायद किसी और ने नहीं किया। देख, वो आगे कहता है, मैंने तुम्हें कुछ फोटोज भेजी हैं, तुम उन्हें ध्यान से देखो। बुसंग जैसे ही फोटो देखता है उसे हांजू दिखाई देती है जो दूर से रे को देख रही होती है। रिपोर्टर बे कहता है, हांजू वहाँ मौजूद थी और ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। अगले सीन में सिन्हा रे से मिलने जाती है। रे थका हुआ और बहुत ही इमोशनल वे में कहता है कि तुम सच कह रही थी, यूसन की डेथ हो चुकी है। सिन्हा उसे कहती है, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछूंगी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। वो सीधा पूछती है, क्या तुमने यूसन को मारा है? रे बिना एक पल सोचे सीधा मना कर देता है। सिन्हा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखती है। उसे याद आता है कि रे ने पहले एक ड्रामे में काम किया था जहां उसने झूठ बोलने की एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। एक पल के लिए सिन्हा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर वो खुद से कहती है, नहीं, मुझे लगता है रे सच बोल रहा है। फिर सिन्हा हल्का सा गाना गुनगुनाती है और कहती है, अगर तुम जेल में रहे तो हर सुबह तुम्हें सिर्फ जेल की आवाज़ें सुनाई देंगी। वो आगे कहती है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना लॉयर चूज करते हो तो शायद कुछ अलग हो जाए। फिर थोड़ी सीरियसनेस के साथ ऐड करती है, बस मेरी एक कंडीशन होगी। और वहीं पर सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में रे अपने मैनेजर से बात करता है और गुस्से में कहता है, वो लड़की कौन है? वो मेरी लॉयर नहीं हो सकती, किसी और को अरेंज करो। लेकिन मैनेजर कहता है कि कोई तुम्हारा केस लेने के लिए रेडी नहीं और अब मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और बॉस ने भी अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहा है। फिर वो अचानक से सवाल करता है, तुमने यूसन को क्यों मारा? ये बोलकर मैनेजर खुद ही इमोशनल होकर रोने लगता है, लेकिन रे चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद रे पब्लिक डिफेंडर से मिलता है ताकि कोई उसके केस को लेकर उसे बचा सके, लेकिन पब्लिक डिफेंडर साफ मना कर देता है और कहता है, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। वो आगे से एडवाइस करता है, इससे अच्छा है कि तुम कन्फेस कर कि तुमने ही मर्डर किया है, इससे तुम्हारी पनिशमेंट कम हो सकती है। ये सुनकर रे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैंने पहले ही एक लॉयर चुन लिया है और उसका नाम सिन्हा है। सिन्हा अपने घर पर होती है और टीवी पर रे से जुड़ी न्यूज़ को देख रही होती है। तभी उसे फ़ोन पर एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि रे अब तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हो चुका है और तुम ऑफिशियली उसकी रिप्रेजेंटेटिव लॉयर बन सकती हो। ये सुनते ही सिन्हा खुश हो जाती है। वो जल्दी से रेडी होती है और चंगजी के पास पहुंचकर कहती है, हमें काम स्टार्ट करना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। अगले सीन में चंगजी सिन्हा से कहता है, तुम सिर्फ उसकी फ़ैन हो इसलिए तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सिन्हा क्लियरली जवाब देती है, मैं उसकी हेल्प एक फ़ैन के तौर पर नहीं बल्कि एक लॉयर के तौर पर कर रही हूँ। रे ने खुद कहा था कि कुछ फ़ैन चोरी छुपे उसके घर के अंदर आ गए थे, हमें उन 2 फैंस को ढूंढना होगा। उसके बाद सिन्हा रे के घर पर पहुंचती है। वो वहां खड़े होकर इमेजिन करती है कि उस रात एक्चुअल में क्या हुआ होगा। वो सोचती है पासवर्ड सिर्फ रे को पता था, तो फिर घर के अंदर कोई कैसे आ सकता है? उस रात जब यूसुंग रुका था तब हाउसकीपर भी मौजूद थी। ऊपर से उस रात बारिश भी हो रही थी। अगर कोई बाहर से आया होगा तो वो कैसे आया होगा? तो ही वहाँ बियॉन गायोन आ जाता है। वो सिन्हा से कहता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, केस बिल्कुल सिंपल है। घर के अंदर सिर्फ 2 लोग थे और एक ने दूसरे को मार दिया। इस केस को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। वो सिन्हा का नाम लेकर कहता है। सिन्हा थोड़ा सरप्राइज होकर कहती है, तुम्हें मेरा नाम भी पता है? बियन गायोन जवाब देता है, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। फिर कहता है, इस घर में बाहर से कोई नहीं आया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है। इसी दौरान सिन्हा उसकी गर्दन पे एक तिल देखती है। ये देखते ही उसे अपना स्कूल टाइम याद आ जाता है। जब एक लड़का उसे बुली कर रहा था तो उसकी गर्दन पर भी बिल्कुल वही तिल था। सिन्हा तुरंत समझ जाती है वो लड़का बियोन गायोन ही है। सिन्हा उसे पहचान लेती है लेकिन बियोन गायोन उसे पहचान नहीं पाता। यहाँ से सिन्हा के दिमाग में सब क्लियर हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि अब उसे क्या करना है। सिन्हा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जीवांशु उससे मिलने आता है और वो उसे कहता है, तुमने ये केस कैसे लिया? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे ऑपोजिट कौन है? उसका नाम बियॉन गायोन है।
वो बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। सेना कामली जवाब देती है, तो क्या हुआ? क्या आप उससे डर रहे हो? जी वांगसू कहता है, आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठाऊंगा। सेना कहती है, ठीक है, लेकिन जाते जाते जी वांगसू रुक कर कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत मुझे कह देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऑफिस में सेना एक लड़की से बात करती है जो वहीं काम करती है। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं रे के केस पर काम कर रही हूँ। जो भी डेटा मिले सब मेरे पास लेके आ जाओ। थोड़ी देर बाद वो लड़की केस की फाइल्स लेकर वापस आती है और सेना को बताती है कि ये फाइल्स पहले वैंग के पास थी। सेना थोड़ी शॉक हो जाती है। ये फाइल्स तुम्हारे पास कैसे आई? लड़की बिना घुमाए फिराए सच बोल देती है, मैंने चुरा ली। सेना और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की इमोशनल होकर कहती है, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं आपकी लीगल असिस्टेंट बनना चाहती हूँ और मैं भी गोल्ड बॉयज़ की फ़ैन हूँ। सेना पहले उसे डांटती है और क्लियरली कहती है, दोबारा ऐसा कभी मत करना। इस तरह मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी सेना उस लड़की को और इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेज देती है और जैसे ही लड़की वहाँ से जाती है, सेना के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जैसे वो अंदर ही अंदर समझ रही हो कि लड़की का इंटेंशन गलत नहीं था। अगला सीन हमें चंगजे का दिखाया जाता है, जिसने उन दो ऑब्सेस्ड फैन गर्ल्स को ढूंढ लिया था जो पहले रे के घर में जा चुकी थी। पास ही सेना भी होती है। उन्हें देखकर सेना कहती है, हमें तुम दोनों से बात करनी है। सेना उन्हें एक कैफ़े में ले जाती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर बताती है, रे अब एक सस्पेक्ट बन चुका है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पहले दोनों लड़कियां मना कर देती हैं, तब सेना उन पर प्रेशर डालती है और कहती है, तुम दोनों चोरी छुपे रे के घर में गए थे। रे ने इस बात की रिपोर्ट नहीं की है, लेकिन उसी घर में उसके एक टीम मेंबर का मर्डर हो चुका है। वो आगे वार्निंग देती है, मीडिया को अगर ये बात पता चली तो तुम दोनों भी फंस जाओगे और तुमसे भी पूछताछ होगी और तुमसे भी सवाल पूछे जाएंगे। और फिर सिन्हा एक और शॉकिंग बात बोलती है, वैसे भी तुम्हें घर का पासवर्ड पता था। लड़कियां डिफेंड करते हुए कहती हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। फिर वो सच बताती हैं कि पासवर्ड उन्हें कैसे मिला। हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि उन्हें पता होता है कि सिक्योरिटी गार्ड की शिफ्ट किस टाइम चेंज होती है। जैसे ही शिफ्ट चेंज होती वो रे के रूम के पास जाकर जानबूझकर बाहर की लाइट ख़राब कर देती हैं और सीढ़ियों के पास बैठ जाती हैं। प्लान सिंपल था, रे घर के बाहर आएगा, लाइट ठीक करेगा और पासवर्ड एंटर करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। रे पासवर्ड एंटर करता है, दोनों लड़कियां देख लेती हैं और इसी तरह उन्हें पासवर्ड मिल जाता है। वो कहती हैं, हम सिर्फ उसे देखना चाहते थे, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। इस पर सिन्हा गुस्सा हो जाती है और सीरियसनेस के साथ कहती है, ये प्यार नहीं है। अगर तुम उसे सच्चा प्यार करती हो तो ऐसा कभी नहीं करती। अगला सीन कोर्ट का होता है। रे को जेल से कोर्ट ले जाया जाता है और बाहर फैंस चिल्ला रहे होते हैं, ये मर्डरर है, इसे अरेस्ट करो। कोर्ट के अंदर सिन्हा रे को संभालते हुए कहती है, अपनी गर्दन नीचे मत झुकाओ, लोगों को लगेगा तुमने मर्डर किया है। फिर वो कहती है, मेरे साथ बोलो, मैंने उसे नहीं मारा। रे रिपीट करता है, मैंने यूसंग को नहीं मारा। कोर्ट में सिन्हा बोंगयोंग को देखती है और जज से कहती है, बोंगयोंग ने कहा था कि क्राइम सीन पर सिर्फ 2 लोग थे। फिर सिन्हा बताती है, लेकिन रिसेंटली 2 फैंस वहाँ जा चुकी हैं। और लास्ट पॉइंट, उस रात बारिश हो रही थी, हो सकता है एविडेंस बारिश में मिट गए हों। रे के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना होने की वजह से रे को टेम्पररी रिलीज मिल जाती है। कोर्ट के बाहर बोंगयोन कहता है, तुमने पहले ही राउंड में मुझे काउंटर पंच दे दिया। सिन्हा उसका हाथ पकड़कर कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, काउंटर पंच तब दिया जाता है जब अटैक हो। और स्माइल के साथ बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी नॉकआउट कर दूंगी। सिन्हा रे से कहती है कि वो अब घर जा सकता है, लेकिन रे किसी को कॉल करने से मना कर देता है। रास्ते में वो अपना पोस्टर देखता है जिसमें लिखा होता है मर्डरर। रात को जब वो अपने घर के पास पहुंचता है, उसे यूसंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। वो घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और वहां से भाग जाता है। थक कर वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को सिन्हा के घर में पाता है। किचन में सिन्हा खड़ी होती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम जाग गए, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। फिर हंसकर बोलती है, और हाँ, तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है। रे उसे डरी हुई नज़रों के साथ देखता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। अब मिलेंगे एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही के ड्रामास की वीडियो का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी पॉपकॉर्न्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।